जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल यह है, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में विशेष प्रावधान कर सकती है। किस संविधान संशोधन में हमारे संविधान में यह जोड़ा गया? ठीक है, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कौन सा प्रावधान? तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में विशेष प्रावधान। ठीक है, देखिए क्या है, तो EWS का शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन में रिजर्वेशन की बात करें तो इसकी चर्चा कहां है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में। और यदि EWS का जॉब में रिजर्वेशन की बात करें तो इसकी चर्चा कहां है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में। ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर कर लेंगे। EWS का शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन में रिजर्वेशन की बात कहां है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में। और EWS का जॉब में रिजर्वेशन की बात कहां है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में। अब सवाल यह उठता है कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 को कब जोड़ा गया, क्योंकि इसी में क्या प्रावधान है? तो EWS का शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन में रिजर्वेशन का प्रावधान है। क्या इसको जोड़ा गया है 102वां संविधान संशोधन 2019 में, 103वां संविधान संशोधन में, 104वां या 105वां? तो सही जवाब इसका होगा बी, यानी 103वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। और इसी में EWS का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में यानी एडमिशन में रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ठीक है, मूल संविधान, वर्तमान का संविधान। यदि हम बात करें मूल संविधान की तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको कि हमारे संविधान से हटा दिया गया? तो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसकी चर्चा कहां थी? तो इसकी चर्चा थी अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में। ठीक है, इसको 44वां संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 1978 में। इसके तहत इसको क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कर दिया गया लीगल राइट, कानूनी अधिकार। और अब इसकी चर्चा कहां है? अनुच्छेद 300 कैपिटल ए में। ठीक है, तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? क्या अनुच्छेद 12 है? क्या अनुच्छेद 13 है? क्या अनुच्छेद 14 है? क्या अनुच्छेद 15 है? अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? तो इसमें राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो इसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है? तो इसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध की बात की गई है। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के आधार पर भेदभाव से निषेध। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद 13 में है इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत कानून का अल्पीकरण। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि मान लीजिए कि जो हमारा संविधान बना उसके पहले का कोई कानून है जो कि मौलिक अधिकार को या तो कम कर रहा है या उसको पूरी तरह खत्म कर रहा है, तो उस कानून को क्या किया जाएगा? उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को या तो कम कर रहा है या उसको खत्म कर रहा है। ठीक है,
यदि मान लीजिए कि राज्य जो है कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि मौलिक अधिकार को कम कर रहा हो या मौलिक अधिकार को खत्म कर रहा हो, तो क्या होगा, उस कानून को भी उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को कम कर रहा हो या खत्म कर रहा हो। और साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि अगर राज्य ऐसा कोई कानून बना देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी न्यायिक पुनरीक्षण होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून के वैधता की जांच करेगी कि वो कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अनुच्छेद 13 हमारा क्या हो गया, न्यायिक पुनरीक्षण का यानी जुडिशियल रिव्यू का बेस आधार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? क्या यूएसए से लिया गया है, क्या रूस से लिया गया है, क्या जर्मनी से लिया गया है, क्या फ्रांस से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अनुच्छेद 21 कैपिटल ए शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया? 84वां के तहत, 85वां के तहत, 86वां के तहत या 87वां के तहत? तो अनुच्छेद 21 कैपिटल ए जो है जिसमें हमारा शिक्षा का अधिकार है, उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया है, तो हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, तो इसमें प्रावधान यह है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के एज के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगी, तो उनके लिए जरूरी शिक्षा का व्यवस्था करेगी। साथ में जो बच्चों का अटेंडेंस को बरकरार रखने का जिम्मेदारी है वो भी किसका होगा, वो भी राज्य का ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, अवैध गिरफ्तारी में कौन सा रिट जारी किया जाता है? क्या परमादेश जारी किया जाता है, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या अधिकार परीक्षा, क्या निषेध? सबसे पहले आते हैं कि रिट होता कितने प्रकार का है। रिट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के रिट की चर्चा है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के रिट की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के रिट की चर्चा है और अनुच्छेद नंबर 226 में हाई कोर्ट के रिट की चर्चा है। ठीक है, अब यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट का रिट का क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट के क्षेत्राधिकार से ज्यादा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट के भी, जैसे कि आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, साथ ही साथ आपका जो है लीगल राइट, इसके लिए भी क्या कर सकती है, तो रिट जारी कर सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, इसके लिए भी क्या कर सकती है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका रिट पिटीशन कभी भी खारिज नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, रिट पिटीशन को खारिज कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई रिट की बात। अब रिट होता कितने प्रकार का है, तो रिट हमारा होता है 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, तो एक तो हो गया आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया हमारा परमादेश, तीसरा हमारा हो गया अधिकार परीक्षा, चौथा हमारा हो गया निषेध। ठीक है, और पांचवा हमारा कौन सा हो गया, तो पांचवा हो गया हमारा सेरिटोरी। ठीक है, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो कब जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी किया जाता है जब किसी को अवैध रूप से क्या किया गया हो, हिरासत में लिया गया हो। परमादेश रिट कब जारी किया जाता है, ये किसी लोक प्राधिकारी के अगेंस्ट में जारी किया जाता है जब उसके कार्य करने या न करने के कारण किसी के मौलिक अधिकार का क्या होता हो, तो अवहेलना हुआ हो। अधिकार परीक्षा रिट कब जारी किया जाता है, तो ये कोई मान लीजिए कि पब्लिक पोस्ट पर अधिकारी बैठा हुआ है, उसकी वैधता की जांच करने के लिए, यानी वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। निषेध रिट कब जारी किया जाता है, तो ये तब जारी किया जाता है जब क्या हुआ हो, तो न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ हो और इस केस में अंतिम निर्णय जो है वो क्या हो, पेंडिंग हो। सेटियोररी जो आपका रिट है ये कब जारी किया जाता है, तो ये तब जारी किया जाता है जब न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ हो और अंतिम निर्णय क्या हो, तो अंतिम निर्णय ले लिया गया हो। ठीक है, तो सवाल हमारा कहां था, तो अवैध गिरफ्तारी। तो अवैध गिरफ्तारी के लिए हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो रिट जारी किया जाता है। आगे आएंगे,
क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? क्या राष्ट्रपति को कहते हैं? क्या प्रधानमंत्री को कहते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं? क्या लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं? तो प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आगे चलेंगे। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद नंबर 20 में है? क्या अनुच्छेद नंबर 21 में है? क्या अनुच्छेद नंबर 22 में है? या अनुच्छेद नंबर 23 में है? ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है? तो इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कोई एक बार यदि कोई गुनाह करता है तो उसको उस गुनाह के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि जिस समय किसी ने गुनाह किया हो उसको उसी समय के कानून के हिसाब से क्या मिलेगा? तो सजा मिलेगा। इसमें यह सब बातें की गई है। अब अनुच्छेद नंबर 22 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि मान लीजिए यदि आपको गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर जो है वो निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने आपको पुलिस को क्या करना होगा? प्रेजेंट करना होगा। और ये जो 24 घंटे का समय है उसमें ट्रैवल वगैरह का टाइम जो है वो काउंट नहीं किया जाता है। साथ ही साथ आपको गिरफ्तारी का कारण जानना का अधिकार है। साथ ही साथ आप जो है अपने पसंदीदा वकील से अपने आप को क्या कर सकते हैं? तो अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अपने आप का मतलब पैरवी करा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें इसमें कही गई है। अब अनुच्छेद नंबर 23 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बेगार तथा अन्य ऐसी गतिविधियों पर रोक। ठीक है, बालाश्रम नहीं कराना है। बेगार का मतलब हो गया कि बिना पेमेंट दिए आप किसी से मजदूरी करा रहे हैं, ये नहीं करना है। साथ ही साथ कार्यस्थल को जो है एक आपका रिलायबल इन्वायरमेंट वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ वहां पे क्या हो रहा हो? दुर्व्यवहार हो रहा हो। ठीक है, ये बोला गया अनुच्छेद नंबर 23 में। अब अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है? तो इसमें जीवन एवं निजी स्वतंत्रता, जीवन एवं निजी स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। और यही हमारा क्या था? सवाल था। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है? देखिए 5 ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन कौन सा? 15 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इन 5 अनुच्छेद में जो भी मौलिक अधिकार हैं वो किसको प्राप्त हैं? सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो देख लेंगे इसमें से कौन सा है। 17 तो नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 19 है। 19 का जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ किसको प्राप्त है? सिर्फ जो है वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है गिवन ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? देखिए आपका जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसमें क्या है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें बोला गया है कि आप बोलकर, लिखकर, प्रिंट कर या अन्य किसी माध्यम से अपने विचार को या किसी और के विचार को भी क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी अनुच्छेद में जो है आपको इस बात की भी चर्चा है कि आपको चुप रहने का अधिकार भी है। यदि आप चाहें कि मुझे कहीं नहीं बोलना है तो कोई आपसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता है। ठीक है, यानी चुप रहने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ और टॉपिक्स पर बातें करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।